तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। कॉमन टेम्परेचर में निकालना है, इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए तो कॉमन टेम्परेचर हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा तो आप जो कॉमन टेम्परेचर वाला टर्म है एक तरफ कर लीजिए, इधर -M1 को राइट साइड में ले जाइए, तो आपका कॉमन टेम्परेचर M1C1 कैपिटल T इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस M2C2 कैपिटल T विल बी इक्वल टू, इधर माइनस वाला टर्म M2C2T2 है, इसको इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो M1C1 T1 प्लस M2C2 एंड T2। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉमन टेम्परेचर यहाँ से निकालेंगे, T कॉमन हो जाएगा, तो T M1C1 प्लस M2C2 विल बी इक्वल टू M1C1 इंटू T1 प्लस M2C2 इंटू T2। ठीक है, तो T विल बी इक्वल टू M1C1 T1 प्लस M2C2 एंड T2 डिवाइडेड बाई M1C1 प्लस M2C2। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कई बार नीट यूजी में पूछी गई हैं, डायरेक्ट पूछी गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशंस, या स्पेशल केसेस। ठीक है, केस फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, केस फर्स्ट में इफ है, अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो दो बॉडीज हम लोग कांटेक्ट में ले आ रहे हैं, इफ टू बॉडीज आर ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, इफ टू बॉडीज आर ऑफ द सेम मटेरियल, अगर दोनों की दोनों जो बॉडीज़ हैं वो क्या हो, समान पदार्थ की बनी हो, समान मेटल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो सेम होगी, सेम मटेरियल, दैट इज इन दैट केस C1 विल बी इक्वल टू C2। जब C1 को आप C2 के बराबर कंसिडर कर दे रहे हैं कहीं भी, C1 C2 बराबर आप C ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो T विल बी इक्वल टू, C कॉमन हो जाएगा, अगर C1 C2 को आप बराबर ले रहे हैं तो C कॉमन हो जाएगा ऊपर से, तो आपके पास बचेगा M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ भी C कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2। ठीक है, C से C कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपका T विल बी इक्वल टू M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक, सेकंड केस में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, सेकंड केस इधर ही ले लेते हैं। सेकंड केस में, केस सेकंड में हम लोग बात करते हैं कि जो बॉडीज़ हैं वो सेम मटेरियल से तो बनी हुई हैं ही, और साथ साथ इनके मासेस इक्वल हैं। इफ टू बॉडीज आर ऑफ सेम टेम्परेचर, और सॉरी सेम मास, अगर सेम मास की होंगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ। इफ टू बॉडीज आर ऑफ द सेम मास, ठीक है, देन वी हैव, क्या हो जाएगा, M1 विल बी इक्वल टू M2
एंड दैट विल बी इक्वल टू m। कंसिडर कर ले अगर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T कॉमन टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू m1 को आपने m2 के बराबर कंसिडर करके m माना है, कॉमन ले लीजिए, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई दोनों को अगर m माने तो 2m, तो m से m कैंसिल आउट, तो T विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज़ करके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कहाँ से ये कंसेप्ट उठाया गया है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर आप लोगों ने क्या रखा है मुझे नहीं पता, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, AIPMT 2014, AIPMT 2014 इस क्वेश्चन में दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए 20 ग्राम पानी में यानी जल में गुजारा जाता है। तब तक गुजारा जाता है जब तक कि जल का जो तापमान है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए, तो जल का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप को आपके पास जो T1 है, ठीक है, T1 बराबर, अच्छा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं एक बार। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के 20 ग्राम जल से पर रखे 20 ग्राम जल से तब तक गुजारा जाता है, तब तक गुजारा जाता है जब तक कि आगे क्या दिया हुआ है, जल का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। जल का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे क्या दे रखा है, जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो जब जल का ताप कॉमन टेम्परेचर 80 डिग्री हो जा रहा है तो उस केस में जल का द्रव्यमान क्या होगा। इस स्थिति में जल का कुल द्रव्यमान क्या होगा, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि 20 ग्राम तो पहले से ही है। कुल द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास 24 ग्राम, 31.5 ग्राम, ऑप्शन ए 24 ग्राम, ऑप्शन बी 31.5 ग्राम, ऑप्शन सी 42.5 ग्राम, 42.5 ग्राम, एंड ऑप्शन डी 22.5 ग्राम, 22.5 ग्राम। इसके अलावा कुछ दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सी वाटर, ये आपका दिया है 1.0 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका लेटेंट हीट दे रखा है स्टीम का। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम
will be equal to is given 540 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। यूनिट के बारे में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T से, तो यहाँ पे आपको C निकालेंगे तो C की जो यूनिट है क्या आ जाएगी, कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन दूसरा जो हम लेटेंट हीट निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू ml से, तो L इज इक्वल टू Q/m मीन्स कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो यूनिट के बारे में आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे 20 ग्राम जल से गुजारा जाता है। जब भाप को हम जल से गुजारेंगे, अब जल का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो एकदम सोचने वाली कॉमन सी बात है कि वो जो भाप है वो क्या होगा, कंडेंस्ड होगा। अब भाप कंडेंस्ड होगा कि जल बॉयल होगा, जल को, ठीक है, वेपराइज होगा, ये दोनों चीज़ें सोचने वाली हैं। तो उस केस में अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा किसका मास ज़्यादा है और किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो भाप है उसको जब हम लोग 20 ग्राम के जल से, जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग ले जाएंगे, तो भाप जो है निश्चित रूप से कंडेंस्ड होगा। तो भाप कंडेंस्ड होगा तो कुछ भाप जो है वो जल बन जाएगा, इसलिए जल का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। और वही पूछा है कि जल का द्रव्यमान फाइनली कितना हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन माना, ठीक है, क्या मानते हैं हम लोग, माना लेट भाप का m डैश द्रव्यमान जल में परिवर्तित होता है, जल में परिवर्तित होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अतः कैलोरीमिति के सिद्धांत से, कैलोरीमिति के सिद्धांत से, ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम, स्टीम क्या करेगी, हीट को लॉस्ट करेगी, जबकि वाटर क्या करेगा, गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम, हीट लॉस बाय स्टीम will be equal to heat gained by water, gained by water। अब हीट लॉस्ट बाय स्टीम को हम लोग कैसे निकालेंगे, ऊपर मैं रेज कर दे रहा हूँ, ऑप्शंस आप लोग लिखे हैं तो रखे रहिएगा, मुझे ज़्यादा पेजेस की जरूरत पड़ेगी ना। अब जब स्टीम हीट लॉस करेगा तो सबसे पहले तो स्टीम क्या होगा कि कंडेंस्ड होगा, और कंडेंस्ड होने के लिए उससे क्या ज़रूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ेगी, गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो m-L ये आपका आ जाएगा, प्लस उसके बाद जो mc डेल्टा T है, यानी कि कंडेंस्ड होने के बाद फिर उसके बाद जो अतिरिक्त एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अतिरिक्त ऊष्मा की ज़रूरत होगी, वो आपका m-C इंटू डेल्टा T, ये हीट आपको क्या होगी, लॉस बाई वेपर, विल बी इक्वल टू हीट गेन बाई वाटर। वाटर कितना हीट गेन करेगा, वाटर के पास ऑलरेडी m मास दिया है, mc इंटू डेल्टा T। चलिए रख दीजिए दोनों टर्म्स। तो m डैश आपको यहाँ से फाइंड करना है, तो m डैश इंटू L स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपर 540 प्लस m डैश C आपको निकालना है, C की वैल्यू आपके पास थी 1 इंटू डेल्टा T, मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका T1, कॉमन टेम्परेचर T 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो T2 आपका था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें। तो
डेल्टा टी क्या लिखेंगे आप लोग, मैक्सिमम टेम्परेचर टू कॉमन टेम्परेचर, यानी 100 माइनस 80 विल बी इक्वल टू, इधर आपका m कितना था 20 ग्राम, तो 20 c की वैल्यू 1 इंटू डेल्टा टी 80 माइनस 10 m डैश यानी 540 टाइम्स m डैश प्लस 100 माइनस 80 20 टाइम्स m डैश विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड विथ 80 माइनस 10 70। ठीक है, तो इस तरीके से 540 प्लस 20 560 m डैश इज इक्वल टू 2 सते 1400, तो m डैश की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 1400 डिवाइडेड बाई 560, 0 से 0 कैंसिल आउट और काट दीजिए जितना भी कटे। ठीक है, कुछ कट रहा है 14 से 14 चौको 56, 14 एक अड्डम 14, ये आपका हो गया 14 चौको 56, कितना आ गया 14 एक अड्डम 14, 14 चौको 56 2.5 समथिंग आना चाहिए था। अच्छा एक पॉइंट तो कट गया है ना, ये आपका बचा है यहाँ पर केवल 140, तो 2.5, ठीक 2.5 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ वाटर ये विल बी इक्वल टू m डैश प्लस 20, तो 2.5 ग्राम प्लस 20 ग्राम विच इज इक्वल टू 22.5 ग्राम। आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका जो भी रहा हो, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 1990, ठीक है 1999 AIPMT 1999 का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है 1 ग्राम भाप को 1 ग्राम बर्फ के साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का परिणामी ताप होगा। एक ग्राम भाप को 1 ग्राम बर्फ के साथ मिला दिया जाता है, के साथ मिला दिया जाता है, ठीक है। तो मिश्रण का परिणामी ताप होगा, मिश्रण का परिणामी ताप होगा, ठीक। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास दिए हैं 270, 230, 100 एंड 50। ऑप्शन ए 270 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 230 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आप पिछले वाले से रिलेट करके इसको देख सकते हैं। एक थोड़ा सा लॉजिकल भी हो जाता है ये क्वेश्चन। लॉजिकल इसलिए
सॉल्यूशन। लॉजिकल इसलिए कि आप यहाँ पर देखिए कि भाप की भी क्वांटिटी सेम 1 ग्राम और जो बर्फ़ की क्वांटिटी है वो भी सेम 1 ग्राम। तो थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन ये है कि अब आप बर्फ़ में भाप को यानी कि मिला रहे हो तो बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगा या फिर वेपर कंडेंस्ड हो जाएगी। अब ये चीज़ें लॉजिकली आप देखो तो वेपर की जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होती है, तो वेपर तो कंडेंस्ड होने वाला नहीं है, उल्टा बर्फ़ जो है वो ही पिघलेगा, क्योंकि बर्फ़ की लेटेंट हीट अगर हम बात करें तो 80 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि भाप की 540 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो थोड़ा सा लॉजिकल है, आप यहाँ से भी सोचकर डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो फिर भी हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 ग्राम यहाँ पे भाप, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 1 ग्राम भाप को 1 ग्राम बर्फ़ के साथ मिला दिया जाता है। भाप को जब हम लोग बर्फ़ में मिलाएंगे तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ है वो पिघल कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलेगी, यानी जल में बदलेगी। तो उसके लिए बर्फ़ को गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होगी। उसके बाद दूसरे केस में क्या होगा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में वेपोराइज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों? क्योंकि बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में परिवर्तित होगी, और वो आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? गुप्त ऊष्मा, यानी 1 ग्राम तो m इंटू एल। m की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, और l लेटेंट हीट ऑफ आइस 80। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना? 80 कैलोरी। दूसरा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की का जो जल है कि जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप, क्योंकि भाप का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ये आपकी कितनी होगी? mc डेल्टा टी। m द्रव्यमान तो आपके पास 1 ही है, c स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, डेल्टा टी 100 माइनस 0, तो कितना आ गया? 100 कैलोरी। तो इस तरीके से हम देखें कि स्टीम को टोटल एनर्जी जो चाहिए है, ठीक है, अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड के या तो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए कुल ऊष्मा कितनी चाहिए? बराबर 100 प्लस 80 या 80 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 180 कैलोरी। ठीक है, तो टोटल 180 कैलोरी चाहिए बर्फ को भाप में बदलने के लिए, जबकि ठीक है, जबकि भाप को कितना डिग्री सेंटीग्रेड का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड
के जल में बदलने के लिए ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। ऑप्शन एक साइड में लिखेंगे अब ताकि प्रॉब्लम ना हो, बाद में इरेज करना पड़ता है ऑप्शन। बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ये क्या होगा, इसका लेटेंट हीट के बराबर इज इक्वल टू m इंटू एल भाप 1 ग्राम लेटेंट हीट 540 कैलोरी। 540 कैलोरी क्या देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि भाप को तो जल में बदलने के लिए 540 कैलोरी की ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, जबकि लॉस यहाँ से कितनी हो रही है, केवल 180 कैलोरी। तो भाप तो नहीं बदलने जा रहा है जल में, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बर्फ़ जो है वही भाप बन जाएगा और जो बर्फ़ का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी भाप का टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर रहने वाला है यहाँ पे, आंसर आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि भाप कंडेंस्ड होने नहीं जा रही, उल्टा बर्फ़ ही वेपोराइज होने जा रहा है। तो बर्फ़ का टेम्परेचर वही हो जाएगा जो वेपर यानी भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट्स सिंपल। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम आपकी AIPMT 1988 की है, ठीक है। AIPMT 1988 AIPMT 1988 इसमें दिया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम बर्फ़ के टुकड़े को 0 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम बर्फ़ के टुकड़े को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए एक टब में जिसका जल तुल्यांक 55 ग्राम है डाल दिया जाता है। यदि यह मान लिया जाए कि वातावरण द्वारा ली गई ऊष्मा नगण्य हो तो टब के जल का ताप होगा, ठीक है। एक टम्बलर है, टब है, जिसमें कोई कंटेनर आप कंसिडर कर लीजिए, उससे अलावा कुछ ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 ग्राम बर्फ़ के टुकड़े को 10 ग्राम बर्फ़ के टुकड़े को ठीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए पूरा आ रहा है कि नहीं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए एक टब कंटेनर में जिसका जल तुल्यांक कितना है 55 ग्राम, जल तुल्यांक 55 ग्राम है, डाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, यदि यह मान लिया जाए कि वातावरण द्वारा ली गई ऊष्मा नगण्य हो, यदि यह मान लिया जाए कि वातावरण द्वारा ली गई ऊष्मा नगण्य हो, यानी बाल्टी जो है आपका, बाल्टी वातावरण टेम्परेचर में ना हो, ली गई बाल्टी टब जो भी है ऊष्मा
नगण्य हो, नगण्य हो, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, कहाँ गया, तो टब के जल का ताप क्या होगा, यानी कॉमन टेम्परेचर आपसे पूछा है, तो टब के जल का ताप क्या होगा, तो टब के जल का ताप क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास दिए हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 31 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन ए, इधर ही लिख दे रहे हैं, सॉरी ऑप्शन ए 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 1939 जो भी हो, 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी ये आपका है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, ये एक टब है, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी 55 ग्राम जल तुल्यांक दिया है। 55 ग्राम क्या है, आपका जल है, ये पूरा भरा है, पचपन ग्राम जल है और इस जल का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने क्या किया, एक बर्फ़ का टुकड़ा उठाया, बर्फ़ का टुकड़ा, और इसको इसमें डाल दिया। बर्फ़ के टुकड़े का टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसका मास कितना है 10 ग्राम, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो वही जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, ठीक है, जबकि जल जो है क्या करेगा, गेन करेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हीट लॉस बाई आइस, सॉरी आइस लो टेम्परेचर पर है, आइस जो है हीट को गेन करेगा, जबकि टेम्पलर का टेम्परेचर हाई है ना, तो टेम्पलर क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। तो हीट लॉस बाय, पहले हम लोग गेन देख लेते हैं कि वाटर जो है, आइस जो है कितना गेन करेगा। तो हीट गेन बाई वाटर, गेन्ड बाई आइस। तो सबसे पहला काम, तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ है, सबसे पहले वो क्या करेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज होगी, उसके बाद फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वाटर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू, जब हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट, तो ml प्लस mc डेल्टा टी। तो ml की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, m कितना था 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई l, बर्फ़ के लिए 80 प्लस m 10 ग्राम, ठीक, इनटू c की वैल्यू 1 डेल्टा टी। कॉमन टेम्परेचर हम लोग थीटा माने हैं, तो या टी माने हैं, टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर 0। तो ये आपका आ गया 8 दहम 880 हो गया ना, एक ज़ीरो और 800 प्लस 10 टाइम्स इंटू टी, ये हो गया हीट गेन्ड बाई आइस। अब हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस्ट बाई टम्पलर या टब जो है वो कितना हीट लॉस करेगा, ठीक है, ये
टब में जो पानी है कितना है 55, तो m इंटू एल, एम सी डेल्टा टी लीजिए, एम सी डेल्टा टी, तो m की वैल्यू 55 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई सी 1 डेल्टा टी 40 माइनस कॉमन टेम्परेचर थीटा, ठीक है, क्योंकि ये लॉस कर रहा है। सॉल्व कर लीजिए दोनों को इक्वल करके, इरेज करते ऊपर, ऑप्शंस बचे रहेंगे आपके। देखिएगा, तो हीट लॉस बाई टब विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाई आइस, हीट गेन टब, ये टब वाटर कहिए आप, गेन्ड बाई आइस कितना हो जाएगा आपका, तो 55 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस, इसका तो टेम्परेचर 40 ही था मेरे ख्याल से, ठीक, 40 माइनस थीटा, 55 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 800 प्लस और कितना है 10 थीटा या टी कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, थीटा कंसिडर किए तो थीटा, नहीं तो टी कंसिडर किए हैं तो टी, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 से 20 का 0, 4 5 से 20 तो 2200 माइनस 55 थीटा इज इक्वल टू 800 प्लस 10 थीटा, ट्रांसफ़र कर लीजिए, इधर ही करते हैं, तो 800 आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 22 माइनस 8 1400 बचेगा, तो 1400 और 55 उधर जाएगा आपका, 55 10 65 हो जाएगा थीटा, विच इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 1400/65, कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 13 65, 5 दूनी 10, 5 8 40, 280, तो 280 डिवाइडेड बाई 13, 13 दूनी 26, 2 बचा 20 हो गया, 13 51 13, 80 बचे ना, तो 13 दूनी 26, 2 बचा 20 हो गया, 13 51 13, 7 बचा 70 हो गया, 13 बचे 65, ठीक है, 5 बचा 50 हो गया, 13 39, 5.3, तो राउंडिंग आप करने पर अबाउट अप्रॉक्सीमेट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, AIPMT 2011, पूरा आ रहा है ना, कौन सा क्वेश्चन है, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंट्रोपी हालांकि आपका नेक्स्ट टॉपिक में होने वाला है। AIPMT 2011, देखिए दिया है, जब 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में पिघलती है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में पिघलती है
है तो एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन होगा या तो होगा। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए कितना दिया है 8 × 10⁻14 कैलोरी पर केल्विन। ऑप्शन बी 80 कैलोरी पर केल्विन। कैलोरी पर केल्विन। ऑप्शन सी आपके पास दिया है 293 कैलोरी पर केल्विन। 293 कैलोरी पर केल्विन। एंड ऑप्शन डी आपके पास दिया है 273 कैलोरी पर केल्विन। क्वेश्चन में 1 ग्राम ना देकर 1 किग्रा दिया है। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होता है। वैसे एंट्रोपी क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और इसकी जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो एंट्रोपी जो होता है एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कि जब आपके पास वाटर है, आपने उसको टेम्परेचर हीट करना स्टार्ट किया तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाते हैं और वो एक्साइटेड होकर मोशन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो डिस्टर्बेंस एक क्रिएट हो रहा है उस डिस्टर्बेंस को ही हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। फिजिकल सिग्निफिकेंस आप इतना समझिए। जब हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में एंट्रोपी को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं हम लोग, पर यूनिट टेम्परेचर पर जो एनर्जी चेंज है वही आपका एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, तो एंट्रोपी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। एंट्रोपी विल बी इक्वल टू पर यूनिट चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। यूनिट टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी चेंज करने पर एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। यानी S इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी Q इज इक्वल टू ml Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई T। आप सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला S इज इक्वल टू ml/T यूज़ करेंगे। यूज़ कीजिए। तो m इज इक्वल टू वाट 1 kg। तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। L लेटेंट हीट ऑफ आइस, क्योंकि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, 80 कैलोरी पर ग्राम डिवाइडेड बाई, यूनिट मत कंसिडर कीजिए, क्यों बार बार लिखना। आपको तो पता है कि एंट्रोपी की यूनिट क्या आएगी, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर आपका कितना था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप डिग्री सेंटीग्रेड में ही मत रखिएगा, नहीं तो 0 है तो एंट्रोपी तो इनफाइनाइट हो गई। आपको डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना है केल्विन में, 273 केल्विन। तो ये आपका हो गया, 1 0 बढ़ा लीजिए, तो 8000 डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, कितना आएगा आपका कैलोरी पर केल्विन। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाग देना तो जानते ही होंगे कि नहीं आता। 8000 डिवाइडेड बाई 273 3 टाइम्स जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 त्रिका 900 अप्रॉक्सीमेट में है, तो 2 टाइम्स ले जाते हैं हम लोग। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, एक 14 का 4, 2 2 जा 4, एक 5, 546, 10 में से गए 4, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 5 गए 2, 254, 273, यानी 3 टाइम्स नहीं जाता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला 0 बचा है उतार लेते हैं। ठीक, अब कितनी बार जाएगा देख लीजिए। तो अब 273 है, 10 बार जाता तो 2730 हो जाता है, 9 बार ले जाते हैं, 80 था ना, ये 1 0 और है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 त्रिक 27 का 7, 9 7 63, तो 65 का 5,
9 दूनी 18, 6 24, 10 में 7 गए, 1 बचा, यहाँ पे 13 में 5 गया, 8 बचा, ठीक है, और कुछ नहीं बचा ना। अब 1 0 उतार लीजिए, 810। अब 3 बार चला जाएगा, 3 टाइम्स ले जाइए, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6, 2 800, 819, 10 में 7 गए, 1 सेकंड इसको घटाते हैं, 10 में 7 गए, यहाँ पे 3 होना चाहिए था ना, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे बचा आपका 13 में 5 गए 8, और तो कुछ नहीं बचा था, 83, तो ये 830 था आपका, तो 819 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पास 11 बच रहा है। तो आपका आंसर कितना गया, 293 कैलोरी पर केल्विन। नोट डाउन, 293 कैलोरी पर केल्विन आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, आपका है दो समान वस्तुएं इस प्रकार से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हालांकि, कर दे रहे हैं। नीट 2016, नीट 2016 216 का क्वेश्चन है। दो समान वस्तुएं इस प्रकार के पदार्थ से बनाई गई हैं कि उनकी ऊष्माधारिता ताप के साथ बढ़ती है। दो समान वस्तुएं इस प्रकार से बनाई गई हैं, के पदार्थ से बनाई गई, इस प्रकार के पदार्थ से बनाई गई हैं, पदार्थ से बनाई गई हैं कि उनकी ऊष्माधारिता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, उनकी ऊष्माधारिता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, पर बढ़ती है, ठीक है। यदि इनमें से एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि इनमें से एक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, तो क्या करना है आपको, तथा दोनों को संपर्क में ले आया जाए, तथा दोनों को संपर्क में ले आया जाए, संपर्क में ले आया जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तथा यह मान लिया जाए कि कोई भी ऊष्मा हानि नहीं होगी, तथा यह मान लिया जाए कि कोई भी ऊष्मा हानि नहीं होगी, ऊष्मा हानि नहीं होगी, तो
अंतिम उभयनिष्ठ ताप होगा, तो उभयनिष्ठ ताप होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी दिया है ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, ग्रेटर देन। ऑप्शन सी आपके पास दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन 50, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 0 से अधिक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ऑप्शन सी दिया है, डी दिया है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते हैं कि जब एक बॉडी हीट को लॉस करे, दूसरी बॉडी हीट को गेन करे, तो उस केस में ठीक है क्या होगा कि कॉमन टेम्परेचर हमारा जो होता है, हम लोग सिंपली देखते थे कितना आता था, m1c1 डेल्टा टी, दोनों को बराबर लेते हैं mc डेल्टा टी, यानी कि कैपिटल टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड था ना मैक्सिमम टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कॉमन टेम्परेचर will be equal to mc into common temperature minus lower temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो mc से mc कैंसिल आउट, 100 माइनस t will be equal to t minus 0, means 2t is equal to 100, then t is equal to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। रुके रहिएगा, अब ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। ये कब होता, जब एक बॉडी हीट को लॉस करती और दूसरी बॉडी हीट को गेन करती, लेकिन ऐसा दिया ही नहीं, कह रहा है हीट लॉस को आप मत मानिए, मान लीजिए कि हीट लॉस हो ही नहीं रहा है। जब हीट लॉस नहीं हो रहा है तो हर केस में, क्यों, चूँकि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी है उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी क्योंकि उसका तापमान ज़्यादा है। अब जब उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि जो कॉमन टेम्परेचर होने वाला है आपका वो भी ज़्यादा होगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो कॉमन टेम्परेचर आना चाहिए था उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर 100 माइनस टी वाले कंसेप्ट को हम लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि हीट लॉस हो ही नहीं रहा है। टेम्परेचर जब लॉस नहीं हो रहा तो यहाँ पर बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऐसे कंसिडर कीजिए, ठीक। तो आपका ग्रेटर दैन 50 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ग्रेटर दैन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टिक कर लीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। अब अगला आज लाइव सेशन जो हमारा होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र या ऊष्मा स्थानांतरण, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।